Hello students, this is Sarika Sagar from High Score English, and today I am bringing you a small session of subject verb agreement. And subject verb agreement हम कई reasons के लिए पढ़ते हैं. ये हमारी जूनियर क्लासेस से ही शुरू हो जाता है, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, पर जो लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए जो लोग स्टूडेंट्स जाते हैं, हर तरह के कॉम्पिटिशन्स, हर लेवल के कॉम्पिटिशन्स, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग, जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड वर्ड्स, ओके, फॉर्मिंग ऑफ द राइट सेंटेंस, तो उसके लिए आपने सेंटेंस किस तरीके से करेक्ट तरीके से लिखना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एक चीज. दूसरी चीज, जब हमको एरर डिटेक्शन करनी होती है, जब हम एरर्स फाइंड करते हैं, स्पॉट द एरर्स, ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक आता है. तो उसके लिए भी हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को मैंने डीपली स्टडी करके, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स. ओके, सो इसको जब मैंने डीपली स्टडी किया तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे. तो इन रूल्स को मैंने 30 to 32 मेजर रूल्स के अंदर कंडेंस करके, जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे हैं. आज हम रूल 1, रूल 2, रूल 3, 4 एंड 5 करेंगे. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें थोड़ा स्लोली चलना है. देयर इज नो नीड टू रश विद दैट. एंड ग्रामर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूल्स. इंग्लिश कंप्लीटली रूल्स के ऊपर है. इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, जैसे मैथ्स के रूल्स हैं. आप मैथ पढ़ोगे, आपको रूल्स आने चाहिए. जब आपने उन रूल्स को फॉलो किया और उन रूल्स के स्टेप्स को ऑर्डर में किया, आपके सॉल्यूशंस कभी भी गलत नहीं हो सकते. जैसे a+b², हमें पता है a+b² को खोलेंगे इज इक्वल टू a² + 2ab + b². नो इफ्स एंड बट्स इन दैट. उसको हमने वैसे ही फॉलो करना है. सेम वे इंग्लिश के भी कोई सेट रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है. यू विल बी 100% करेक्ट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम ऑन दीज स्मॉल इंट्रोडक्शन, लेट अस स्टार्ट. मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रही हूं कि जब भी हम कोई सेंटेंस मेकिंग करते हैं, क्या करते हैं, आई विल फाइंड अ स्पेस, 1 मिनट. जब भी हम कोई सेंटेंस मेकिंग करते हैं, ओके, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने फॉलो करना होता है. थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश के अंदर थोड़े से चेंजेस आ गए हैं. आजकल हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह हम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं. वी डू नॉट टॉक अबाउट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी टॉक अबाउट 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज डेज. ओके, कैसे हैं? लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट the ones that we already know. Okay, 8 parts of speech. 8 parts of speech. इसका मतलब क्या होता है? ये जो 8 टूल्स हैं, इनको अगर हम सही ऑर्डर में लगाएंगे, तो हमारी जो स्पीच है, हमारा जो सेंटेंस है, whether it is a written sentence or a spoken sentence or a sentence of English, वो करेक्ट बनेगा. हमने उस ऑर्डर को फॉलो करना है. सो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये हमें 4th 5th, क्या हमें तो 2nd 3rd से ही बताना शुरू कर देते हैं. नाउन्स, नाउन्स के बाद आता है वर्ब्स, देन एडजेक्टिव. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके, आफ्टर एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, conjunctions and interjection. 8th one is interjection. So हम फॉलो करते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल इंग्लिश में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. अब मॉडर्न इंग्लिश ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. मैं भी कई बार यही सोचती थी, इवन आई यूज्ड टू थिंक दिस वे, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं ऐड किया हुआ इस पर्टिकुलर टॉपिक को इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज सेंटेंस इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विद दिस स्मॉल टॉपिक ऑल्सो. और वो जो हमारा एक 9th एडिशन है, न्यू 9th एडिशन है,
जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब इंक्लूड हो गया है, दैट इज आर्टिकल्स. ओके, इन सम बुक्स यू विल फाइंड इट एज आर्टिकल and in some books you are going to find it as determiners. Okay, in some books it is articles and in other books it is determiners. Okay, so हमारे ये 8 parts of speech हैं जिसको अगर हम सही ऑर्डर समझ जाएं तो हमारे आंसर्स करेक्ट होते हैं. We always have a correct you can say sentence formation. Now out of these 9 parts of speech, okay, 2 are the most important one. 2 बॉस हैं, आप ये मान के चलो 2 मेजर बॉसेस हैं हमारे सेंटेंस मेकिंग में. बाकी सब तो उनके एडजुसेंट्स हैं, बाकी सब उनके हेल्पर्स हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, पर इन 2 के बगैर आपका कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता. तो उसको अगर हम देखें तो हमारा जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, इट कैन बी ऑफ 2 वर्ड्स ऑल्सो. Why? Because हमारे 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज नाउन एंड वर्ब. ओके, नाउन क्या होगा? नाउन के कई रोल्स प्ले करता है नाउन सेंटेंस में. सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है, ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है और कॉम्प्लीमेंट का रोल भी प्ले करता है. ओके, ये वाले रोल्स प्ले करता है. अभी हम बात कर रहे हैं नाउन एज अ सब्जेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट और नाउन? नाउन एज अ सब्जेक्ट मीन्स वन हु डज द एक्शन. ओके, नाउन सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में बिकॉज वो डूअर है, एक्शन कर रहा है. ओके, और उसने जो एक्शन करी है उसको डन बोलते हैं, जिसने जो एक्शन करी है. हिंदी में नाउन को कर्ता बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नाउन को हिंदी में कर्ता बोलते हैं और वर्ब को क्रिया बोलते हैं. फाइन, वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया. ये 2 चीजों के बेसिस पे ही हमारे सेंटेंस क्रिएट होते हैं. नाउ somebody कैन आस्क मी, मैम व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस? स्मॉलेस्ट सेंटेंस इज ऑफ 2 words, that is I am. I becomes the subject and मैं हूं. राम dances. राम डांस कर रहा है. राम dances. Okay, Ram is doing the action, so Ram is a karta. Okay, so Ram is a subject and what action Ram is doing? Ram is doing the action of dancing, so this becomes a verb. So you see here that subject और verb, noun और verb बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए. इनके बगैर नहीं हो सकता. उसके बाद हम इनके आगे पीछे कुछ चीजें लगाते हैं, कुछ टूल्स लगाते हैं. जैसे हमने प्रेपोजिशन लगा दिया, हमने एडजेक्टिव लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, कंजंक्शंस लगा दिए. सो उससे क्या होगा? हमारे सेंटेंस लॉन्ग होता चला जाता है. फाइन. सो नाउ आई हैव टू टेल यू, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि किसी सेंटेंस को लिखने के लिए, करेक्ट बनाने के लिए 8 एंड नाउ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे मेजर रोल कौन प्ले करते हैं? दैट इज नाउन एंड वर्ब, एंड नाउन ऑल्सो एज अ सब्जेक्ट. ओके, नाउ अब हम इनके अग्रीमेंट की बात करेंगे. नेक्स्ट कम्स इनके एग्रीमेंट, जिसमें हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अग्रीमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉनकॉर्ड. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. शॉर्ट फॉर्म में ये कॉमनली नोन है SVA. ओके, द टॉपिक इज SVA. नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. when I talk to the students, okay, because in schools, sadly speaking, the teachers are not telling everything with clarity. I have no answer to it. I cannot comment on it that why they are not telling everything to clarity. Do they know about it or not? The first question comes this way. Or they are in a haste to complete the syllabus. The second question comes this way.
I ask my students, especially class 3rd, 4th, 5th और 6th. Okay, I ask them one thing. बेटा आपने सुना हुआ है कि नाउन भी प्लूरल और सिंगुलर होते हैं? यस मैम, नाउन्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल. हाँ मैम, नाउन भी बहुवचन भी होता है और एक वचन भी होता है. सो आई सेड वर्ब्स थोड़ी कोई होते हैं. दे ऑलवेज से दिस थिंग. हमने तो मैम कभी भी नहीं सुना कि वर्ब्स भी प्लूरल सिंगुलर होते हैं. दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट subject and verb agreement. Okay, nouns we talk about, and we know that nouns are plural and singular. Okay, and we do not know. I'm surprised my students of English medium also do not know कि verbs भी कभी plural singular होते हैं क्या. I have to specially tell them about it. So अब आपको पता है तो मैं आपको by default बता रही हूँ that verbs are also plural and सिंगुलर. हिंदी में इसको करते हैं, राम एक लड़का है तो राम जा रहा है. ओके, रहा से हमें पता लग गया कि एक लड़के की बात हो रही है. ठीक है, राम जा रहा है. ठीक है, एक लड़के की हम बात कर रहे हैं. अब हम नेक्स्ट उठाते हैं, हम एक से ज्यादा लड़के की बात कर रहे हैं. बच्चे जा रहे हैं. ओके, सो हमने हिंदी में तो हमें पता लग गया ये एक है, एक से ज्यादा है और ये एक है. इंग्लिश में भी हमें पता है राम इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल. वी नो दिस, बट हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर होते हैं. पर हिंदी में हमें पता लग गया, एक है तो रहा लिख दिया, एक से ज्यादा है तो रहे लिख दिया. ये पता लग रहा है ना हमको. ये क्या है, ये समय ही तो बता रहा है, ये टेंस ही तो बता रहा है, ये वर्ब ही तो बता रहा है. ठीक है ना. सो एक्शन ही तो बता रहा है, ये रहा है, रहे हैं. तो इस एक्शन से पता लग रहा है एक जने की एक्शन, वन पर्सन्स एक्शन. ओके, ये क्या बता रहा है, वन पर्सन्स एक्शन. ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मोर देन वन पर्सन्स एक्शन. मोर देन वन पर्सन्स एक्शन. क्लियर, इससे पता लग रहा है. पर हमने कभी ये चीज सोची नहीं कि जब हिंदी में ऐसे हो सकता है तो इंग्लिश में क्यों नहीं हो सकता. इंग्लिश में भी हो सकता है. वाई बॉय इज गोइंग, बॉयज आर गोइंग. ओके, सो इज गोइंग, one person is going, one person's act. This is an act. Okay, one person's action, persons apostrophe, more than one person's action. Okay, more than one person's action. जब ये मोर देन वन पर्सन एक्शन है तो डोंट यू थिंक दे पूरा का पूरा जो है दिस इज प्लूरल वर्ब. इज दैट क्लियर? दिस इज प्लूरल वर्ब. सो हमने क्या मतलब निकाला, अग्रीमेंट हमने क्या सुना, हमने अग्रीमेंट में ये सीखा है द रूल, द फर्स्ट रूल हमने ये सीखा है अग्रीमेंट में दैट वर्ब एंड नाउन, और वर्ब एंड नाउन और नाउन एंड वर्ब, और वो वाला नाउन भी जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है. ओके, वो का जो रिलेशन है वो सेम होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन वो सेम होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब में अग्रीमेंट होना चाहिए. किस तरह का अग्रीमेंट होना चाहिए उनके अंदर? दोनों ने एक संधि है, दोनों के अंदर होनी चाहिए, दोनों में एक अग्रीमेंट होना चाहिए. क्या अग्रीमेंट होना चाहिए? दो अग्रीमेंट्स होने चाहिए इन लोगों में आपस में. फर्स्ट अग्रीमेंट इज व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, the verb
has to be singular to make a singular sentence. Okay, the verb has to be singular to make a singular sentence. Clear? So हमने, what have we focused upon? We have focused upon noun singular, okay, verb singular, therefore the sentence is also singular. Rule 1, one agreement. Now what is agreement 2? I will write it here. Agreement 2. What does agreement 2 says? Same thing. Agreement 2 says when the noun is plural, the verb has to be plural to make a plural sentence. Otherwise, your rule is going to be wrong and your sentence is going to be 100% wrong and you are not going to get selected. Okay. So agreement 2 is when the noun is plural, bahuvachan. Okay. Then the verb has to be, come what may, no ifs and buts, कोई आनाकानी नहीं है इसके अंदर. Okay, has to be plural to make a plural sentence. ये तो सबसे पहले आपको समझना ही है. अग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है. 2 अग्रीमेंट्स हैं इसके. कितने अग्रीमेंट्स हैं? 2 अग्रीमेंट्स हैं. पहला अग्रीमेंट, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस कहलाएगा. अगर नाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस प्लूरल सेंटेंस कहलाएगा. ओके, टू मेक अ प्लूरल सेंटेंस. क्लियर? ये 2 चीजों को खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है रूल 1 की. ठीक है, हमारा कहना ये है इन चीजों को प्रूव करने के लिए 32 रूल्स हैं. ये 2 पॉइंट्स को, इन 2 अग्रीमेंट्स को इंग्लिश में समझने के लिए कितने रूल्स हैं? इनको समझने के लिए तरह तरह के 32 रूल्स हैं जिनको हमने करना है. और अगर इन 32 रूल्स को हमने कर लिया तो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में हम कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे. ग्रामर हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. ये है, ये रूल्स नहीं है, ये 2 अग्रीमेंट हैं. इनके बीच में दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपस में. कॉन्ट्रैक्ट ये है, अगर नाउन तुम सिंगुलर हो तो मैं वर्ब भी सिंगुलर रहूंगा, तभी हम एक सिंगुलर दुनिया तैयार कर पाएंगे. और अगर तुम प्लूरल हो तो मैं भी प्लूरल रहूंगा, वर्ब कहता है नाउन से, तभी हम एक प्लूरल दुनिया तैयार कर पाएंगे. पर एक नाउन और एक नाउन तो सिंगुलर हो गया और वर्ब प्लूरल हो गया तो क्या हो गया? हमारी दुनिया गलत बन जाएगी. ओके, डिफॉर्म्ड दुनिया होगी. डिफॉर्म्ड दुनिया मतलब डिफॉर्म्ड सेंटेंस होगा. डिफॉर्म्ड सेंटेंस मींस हमारे सेंटेंस में एरर होगी, और इस एरर को करेक्ट करने के लिए हमने कितने अग्रीमेंट्स किए हैं? हमने 2 अग्रीमेंट्स किए हैं. दिस मच इज क्लियर आई बिलीव. ओके, अब इन अग्रीमेंट्स को हमने कितने तरीके से स्टडी करना है? 32 रूल्स, 32, 33, धीरे धीरे एड ऑन भी होते रहते हैं, कंडेंस भी होते रहते हैं. सो ये हमारे हैं. इसको अगर हम देखें, ग्रामर इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, the framework on which ideas are hung, and the loftiest imaginary thought can fall flat. कोई भी अच्छी थॉट्स हैं, कितनी ही सुंदर थॉट्स हैं, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी, वो बिल्कुल खराब हो जाएंगी अगर ग्रामेटिकली आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो. सही एरर्स, आपने सही सेंटेंस नहीं लिखा तो. एरर्स इन अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर मोस्ट कॉमन. सबसे कॉमन मिस्टेक्स करते हो आप लोग ये चीज. इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. टेक अ टाइम, pose a difficult problem because they are invariably the result of ingrained speech habits. और ये क्यों करते हैं हम मिस्टेक? हमारी स्पीच में आ गई हैं, हम बोलते भी गलत हैं, लिखते भी गलत हैं, सोचते भी गलत हैं. सो इस तरीके से हमने सब, if we just move further, इसको हमने सही तरीके से
समझना है। अब हम इसको समझने के लिए फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला है आउट ऑफ 8 नाउ 9 ओके parts of speech, this is the first rule which is totally and totally based on subject verb agreement. okay now हम इसमें सबसे पहले पिक कर रहे हैं conjunction and को लेंगे हम। ठीक है ना, हम and दो तरीके से रोल प्ले करता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर। आप जब and लगाते हो तो and कंजंक्शन है जो दो सिचुएशंस, दो नाउन्स, दो वर्ब्स, दो किसी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करके एक आपको आंसर देता है। ठीक है, इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड बेसिकली, अ कंपाउंड सेंटेंस विच इज ज्वाइंड बाय एंड। ठीक है, जनरली क्या होता है व्हेन वी टॉक ऑफ टू थिंग्स तो हम उसमें एंड लगाते हैं। ठीक है, ए एंड बी, राम एंड श्याम। ठीक है, गीता एंड सीता। ठीक है, कितने नाउन्स हैं? नाउन 1, नाउन 2, नाउन 1, नाउन 2। ठीक है, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 1, नाउन 2, दो नाउन्स हैं और इनकी एक ही कॉमन एक्शन है, दोनों एक ही एक्शन कर रहे हैं। सो यहां पे इनकी एक्शन कॉमन है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। सो हमने एक्शन तो एक है पर हैं दो जने, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो यहाँ पे अगर दो नाउन है तो यहाँ पे भी आपके वर्ब प्लूरल आना चाहिए, वर्ब शुड बी प्लूरल। हाउ टू गो अबाउट दिस थिंग आई विल टेल यू। हमारा सिंपल सा रूल है, आप ये देखिए एंड, पर मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूं, बहुत छोटी सी, आप बोलोगे ये तो रूल हमें पता है, पर एंड का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एंड लगाने के बाद आफ्टर एडिंग एंड इन वन प्लेस वी यूज सिंगुलर वर्ब and in other condition we use plural verb। अब ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, ये जो हमारा है ये रूल 1 है। रूल 1 कहता है कि जब एंड लग जाता है तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाता है। पर एक रूल 2 भी अभी हम करेंगे, जब वो कहता है जब एंड लग जाता है तो लगने के इंस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे ये सिंगुलर रहता है, ये अकेला रहता है। तो ये तो वो हो गया ना, सेंटेंस मिसफॉर्म्ड हो गया। नाउन हमने 2 लगा दिए और वर्ब हमने सिंगुलर लगा दिया। मैम आपने तो अपना ही इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है, आपने अपनी ही बात हमें गलत साबित कर दी है। ऐसा नहीं है, उसमें कुछ हेडलाइन अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, आपको अपने आप मेरी बात समझ आएगी। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट रूल। First rule, let us have a look. First rule says that राम, आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने बहुत डायग्रामेटिक तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। I'll try to write neatly. राम and श्याम are brothers. Okay, राम एक नाउन है, नाउन 1, श्याम 2 नाउन है, नाउन 2, एक ये नाउन और एक ये नाउन, दोनों मिलके कितने नाउन्स बन गए? 2 नाउन्स। कितने नाउन्स बने? ये 2 नाउन्स बने। अब इन 2 नाउन्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन बोलेंगे या प्लूरल नाउन बोलेंगे? इसको हम प्लूरल बोलेंगे। राम अलग है, श्याम अलग है। ठीक है, पर दोनों जो एक्शन कर रहे हैं वो दोनों ब्रदर्स हैं, तो यहां पे भी प्लूरल आ गया। तो जब ये 2 नाउन्स हैं, ये प्लूरल नाउन है, तो ये क्या लगेगा यहाँ पे? ऑटोमेटिकली हमारा वर्ब कौन सा जाएगा? प्लूरल वर्ब जाएगा, तभी हमारा सेंटेंस प्लूरल सेंटेंस बनेगा। ठीक है,
फाइन। अब आपका आ जाता है, ये तो हमने नेम्स में ले लिया, हमने नाउन्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स में ले लिया। हम कॉमन नाउन को भी पकड़ लेते हैं। बॉय, अ बॉय एंड अ गर्ल। नाउन 1, नाउन 2, टुगेदर दे मेक अ प्लूरल नाउन। और बीच में क्या है? एंड। ओके, दोनों प्लूरल नाउन है, तो यहां पे कौन सा वर्ब आएगा? ऑब्वियसली यहां पे वर्ब प्लूरल आएगा। बॉय एंड गर्ल आर स्टडिंग, ओके, और आर डांसिंग, ओके, और यू कैन से आर गुड फ्रेंड्स। सो हमने यहां लिख दिया गुड फ्रेंड्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऑब्वियसली प्लूरल लिखना है, हमें रूल पता लग गया। नाउन एक है, नाउन दो है, दोनों के बीच में एंड आ गया है, तो ये प्लूरल नाउन बन गया है, ओके, और सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है, टू बी मोर क्लियर, ओके। सो वो प्लूरल बन गया है, तो अब हमने ये भी प्लूरल डालना है। सो आप इसको प्रेजेंट फॉर्म में भी डाल सकते हो, पास्ट में भी डाल सकते हो, आप इसको कर सकते हो आर गुड फ्रेंड्स और वर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सो इसने हमारे सेंटेंस को क्या बना दिया? प्लूरल सेंटेंस। दिस इज क्लियर? ये मैंने आपको बोला है, मैं एंड के ऊपर स्ट्रेस कर रही हूं, बिल्कुल। हमारा एक एंड लगेगा नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में, तो वो कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब ले। बट देयर इज वन मोर केस, दिस इज केस 1, ये केस 1 है। अब केस 2 क्या है? एक दूसरा केस 2 है एंड का, जब नाउन के बीच में एंड लगेगा और दूसरा नाउन आएगा या सब्जेक्ट आएगा, तो हमारा वर्ब यहां पे सिंगुलर आएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझना है। यहां पे आप लोग मिस्टेक्स करते हो जनरली, यहां पे आप एग्जाम्स में मिस्टेक करते हो। ये तो आप कर लेते हो, दिस इज नॉट एन इशू, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपका इजीली हो जाता है, पर मिस्टेक आप वहां पे कर देते हो। वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है एंड यू लूज योर मार्क्स। वो क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है? लेट अस कम टू द रूल 2। रूल 2 ऑफ एंड का कौन सा रूल 2 है? ये केस 2। वो केस 1 था, ये केस 2 था। मैंने आपको बता दिया है कि when several singular subjects represent the same person or thing, they form a collective idea or a single idea। एक सिंगल आइडिया बने, कॉम्बिनेशंस, पेयरिंग हो जाती है तो वो सिंगल आइडिया बन जाता है पूरा का पूरा। जैसे अब आप ये देखिए, यहाँ पे एंड का केस 2 आ गया है हमारा, वी आर यूजिंग केस 2 ऑफ एंड रूल 2। सपोज वी टॉक ऑफ अ कॉम्बिनेशन, राइस एंड करी, cup and saucer, cup and saucer, idli and sambar, okay, or you can talk about bread and butter, salt and pepper, I'm sorry, ये combinations हैं। Obviously now I'll use idli and sambar, okay, because that is everybody's favorite. We talk of idli and sambar dash my favorite meal। जनरली स्टूडेंट्स कह देते हैं इडली एंड सांबर आर माय फेवरेट मील, क्योंकि एंड भी लग गया और दो चीजें हो गई हैं, तो आप इसको प्लूरल कर देते हो। यहां पे यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज दिस इज नाउन 1, नो डाउट, ओके, अनदर नाउन, नो डाउट अबाउट इट, पर ये दोनों मिलके एक सिंगल आइडिया बन गए हैं, ये एक सिंगल प्रेजेंटेशन बनी है, ओके, इट इज अ सिंगल आइडिया, इट इज अ सिंगल यूनिट, ये पूरी एक सिंगल यूनिट बन गई है,
ठीक है, इडली होगी तो सांबर भी होगा साथ में, छोले होंगे तो भटूरा भी होगा, या भटूरे के बगैर छोटा कुछ नहीं होगा। ओके, सो उस तरीके से ये सिंगल यूनिट बन गई है, सिंगल आइडिया बन गया है। तो जब ये सिंगल यूनिट और सिंगल आइडिया बन गया है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज वन। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम वन मानेंगे। जब हम इसको वन मानेंगे तब हम क्या करेंगे, जब हम इसको वन मानेंगे तो हम इसको वी विल कंसिडर इट एज सिंगुलर नाउन, वी विल कंसिडर इट एज singular noun. Okay, this will become, one sec please, this will become singular noun, singular idea, singular unit, and it will become a singular noun. Obviously when there is a singular noun the verb has to be singular. Okay, so it has to be singular verb, then only the sentence is going to be a singular sentence and 100% correct. Okay, singular sentence. Then what are we going to write? Idli and sambar is my favorite dish, not are. आप लोग आर करते हो और मिस्टेक्स हो जाती हैं आपकी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ये एक सिंगल आइडिया है, इज द बेस्ट पॉलिसी। नाउ यहाँ पे पॉलिसीज नहीं लिखा हुआ ना, समझ जाओ खुद भी, इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। फाइन, सो हेयर एक कलेक्टिव आइडिया जब होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, दैट प्लेज द रोल ऑफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब बनेगा और वो सेंटेंस भी क्या बन जाएगा, सिंगुलर सेंटेंस। ओके, आई गॉट, नहीं, 1 minute, this cup and saucer is very expensive. कप एंड सॉसर क्या होता है, कप और उसके नीचे जो छोटी प्लेट होती है उसको सॉसर बोला जाता है। वो पूरी एक सिंगल यूनिट है, अलग अलग नहीं चलते वो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कप एंड सॉसर, दे आर टू बट सिंगल आइडिया, they serve as a single idea. Anything that serves as single idea is a singular noun. So singular noun is going to take a singular verb to make a singular sentence. So now you have seen when we talk of A and D and in terms of subject verb agreement, again I give a wrap up. When we talk about subject and verb, when we are talking about subject verb agreement and we are talking about and, how many rules we have to follow? We have to follow 2 rules. In one rule, we will be using are, and in another use, or you can say in one rule, we will be using singular verb, and in another, we will be using plural verb. First 2 rules are clear to you? Subject verb agreement, we did 2 rules. I will just take a recap. First rule, and we are using plural plus plural is equal to plural sentence. Then we are using and again, but here we are using singular, 2 nouns, but we are calling them singular, and then the sentence becomes singular. Now let us come to rule 3. Okay, rule 3 is about slightly different. I wanted to talk about the use of or also. Okay, the next class, because and or, they need to be understood more clearly. But anyway, let us talk about this rule 3. Rule 3 is a little tacky. Okay, it is a real tacky. Let me put it at the side, then I will talk about it I'll talk about it little later. Now here we are talking about the sound of the bells dash heard clearly. Okay, now students get confused. बहुत कॉमन एरर करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, बिकॉज उनके माइंडसेट ऐसे बने हैं कि वर्ब जो है ना, वर्ब से पहले नाउन होता है,
ठीक है, या हम नाउन बोल दें या सब्जेक्ट बोल दें, फाइन। तो वो लोग जो वर्ब से नियरेस्ट वाला नाउन होता है ना, उसको वो लोग सब्जेक्ट समझने की गलती कर लेते हैं। जो वर्ब से बिल्कुल नियरेस्ट वाला होता है, ये कई बार भ्रमित कर देता है स्टूडेंट्स को, ये भ्रम में डाल देता है, भूल भुलैया कर देता है इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग के अंदर। सो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपके एक तो ये नाउन है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? We call it abstract noun. Then next here is bells. This is common noun. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमें पता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही चलता है, उसको हम सिंगुलर ही समझते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा रोल प्ले कर रहा है? सिंगुलर नाउन का। इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ सिंगुलर नाउन, फाइन। ये जो बेल्स हैं यहाँ पे कॉमन नाउन है, बट दे आर अपियरिंग टू बी प्लूरल नाउन। क्या अपियर हो रहे हैं? दे आर अपियरिंग एज प्लूरल नाउन, फाइन। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे आएगा वी नो। वी नो यहाँ पे क्या डालना है हमने? यहाँ पे हमने एक वर्ब डालना है। मैं वो बच्चों का जो एक मिस्टेक है, पहले मैं वो मिस्टेक की बात बताती हूँ कि ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों हो जाता है। इसमें स्टूडेंट्स की मानसिकता, सीधा रूल पढ़ाने का मतलब नहीं है कि इसको ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, इसको ऐसे करोगे, पर बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं, क्या उनके माइंड उनको कैसे डायरेक्ट कर रहा है, क्या रिफ्लेक्सेस उनके काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिफ्लेक्सेस वर्क कर रहे हैं कि वो रिफ्लेक्सेस गलत जा रहे हैं। मेन रिफ्लेक्सेस ऐसे वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वर्ब के जो नियरेस्ट नाउन होता है ना, वही सब्जेक्ट होता है और उसी के हिसाब से हमने वर्ब लगाना है, ये करते हैं। उसी मानसिकता को देखते हुए यहाँ पे दो नाउन्स हैं, पर स्टूडेंट्स वो क्या, और ये पूरा लंबा सेंटेंस है, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया है, कई सारे वर्ड्स हो गए हैं इसके अंदर। तो अब क्या हो गया है, इतना लंबा होने में स्टूडेंट इसको तो इग्नोर कर जाते हैं फर्स्ट पार्ट को, और उनको वर्ब के नियरेस्ट क्या दिख रही हैं? बेल्स। उनको क्या दिख रही है? वर्ब के नियरेस्ट बेल्स दिख रही हैं, तो वो इसको सब्जेक्ट पढ़ने की गलती कर लेते हैं, इसको सब्जेक्ट पढ़ने की गलती कर लेते हैं, ओके। और जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इनको ये प्लूरल नाउन दिख रहा है, और इसीलिए वो यहाँ पे आर लगा देते हैं, प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, और एग्जाम्स में आंसर रॉन्ग हो जाता है आपका। योर आंसर गोज कंप्लीटली रॉन्ग इन एग्जाम्स। क्यों गलती करी मैम? हमने तो ग्रामर सही करके आए हैं, आर लग। अब इतनी छोटी छोटी चीजें हम क्लासरूम में बैठ के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आप एग्जाम में ये मिस्टेक करके आए होगे। यू ब्लेम द चेकर, you blame the examination board, but these are the mistakes that you actually are making, okay। और उसको इतना कैजुअली आप लेते हो कि आपको रियलाइज नहीं होता कि दिस इज अ मिस्टेक, ओके, दिस इज अ मेजर मिस्टेक। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मिस्टेक कैसी है, ये तो समझ आ गया आपको। ये नियरेस्ट है आपके, बिल्कुल ये आपके नियरेस्ट है। नाउ लेट अस कम टू द रूल। अब हमने बोला था द साउंड ऑफ द बेल, यहां पे मैंने सिंगुलर किया है इसको, क्यों? बिकॉज हमारे कितने नाउन्स हैं यहाँ पे, हमें दिख रहे, एक साउंड दिख रहा है और एक हमें बेल्स दिख रही हैं। पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होते हैं, पर अननेसेसरी होते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, ओके। जैसे मैं सेंटेंस यहाँ पे वापस लिखती हूं, the sound of the bells dash heard, ये है। अगर मैं ये ऑफ द बेल्स, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम साउंड की बात कर रहे हैं। क्या सुनाई दे रही है? बेल सुनाई दे रही है या बेल की साउंड सुनाई दे रही है? साउंड की बात करें। अगर आपने इसको हटा भी दिया, the sound dash heard, तभी वही सेंस बन रहा है, the sound was heard, is heard, क्योंकि यहां पे अब आपको समझ आ गया ये ना सिंगुलर नाउन है,
तो यहाँ पे वर्ब भी आपका, यहाँ पे वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, आपने ये देखना है कि मेरा जो ये वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब से पहले कितने कितने नाउन्स हैं, हाउ मेनी नाउन्स आर देयर, ठीक है, कितने नाउन्स हैं, और उनमें से कौन सा नाउन है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। नॉट नेसेसरी कि नियरेस्ट वाला करे, नॉट नेसेसरी। सो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कई बार सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को भ्रमित कर देते हैं कि एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। सो प्लूरल वर्ड्स दैट कम इन बिटवीन, कुछ प्लूरल वर्ड्स होते हैं जो बीच में आ जाते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट के, तो उसका वर्ब नहीं चेंज होगा, उसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। इसी कारण द आइडिया ऑफ द एक्चुअल सब्जेक्ट गेट्स लॉस्ट एंड यू मेक अ मिस्टेक। जो आइडिया है कि सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। नाउ वाटर वॉज स्वीट एंड कूल, स्ट्रीम्स कूल होती हैं या स्ट्रीम्स के अंदर का पानी कूल होता है। सो अब आपका जो ये हो गए प्लूरल वर्ड्स इन बिटवीन, इसके बगैर भी सेंटेंस बन रहा है। द वाटर वॉज स्वीट एंड कूल, यहां पे वाटर बन गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगल, ओके। अब हमको ये करनी है द क्राई ऑफ द पीपल डैश हर्ड, ओके। सो यहां पे पीपल कलेक्टिव नाउन है, वैसे भी सिंगुलर जाएगा, और क्राई को हमने पढ़ा, क्राई की बात कर रहे हैं, वॉज हर्ड। इज दैट क्लियर? सो हमारा जो रूल 3 है वो ये कहता है कि देयर इज अ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद अननेसेसरी नाउन है, एक अननेसेसरी नाउन है, इसको हम कंफ्यूजिंग नाउन भी बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, इट इज अ कंफ्यूजिंग नाउन। और उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो हमने अकॉर्डिंगली लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर वर्ब जाएगा, और यहाँ पे अगर खूब सारे नाउन्स हैं तो बच्चे इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बट दिस इज टू बी इग्नोर्ड। देन ओनली हमारा ये रूल बना, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन टुगेदर, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है, इन बिटवीन वालों को इग्नोर करना है, एंड इट बिकम्स अ सिंगुलर सेंटेंस। रूल 3 इज क्लियर टू यू? ये सब्जेक्ट वर्ब होता है, आप एरर एंड ओमिशन में गलती करते हो, डिटेक्टिंग द एरर में करते हो, फाइंड पुटिंग द राइट वर्ब में मिस्टेक्स कर देते हो आप। नाउ लेट अस कम टू रूल 4। Let us come to rule 4. Okay, now our rule 4. Rule 4 is again very, very interesting. Okay, there are many, conjunctions are there, and there are many, conjunction in compound conjunctions are also there. Conjunction in pairs are also there. Okay, जो कि subject और verb के बीच में आते हैं, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से ही काम करना है। सपोज आपका ये हो गया है with, together with, along with, in addition to, as well as, except, besides, no less than, ओके। सो ये सारे जो होते हैं, इससे कई बार लगता है कि मोर देन वन की बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे किस तरीके से मोर देन वन की बात हो रही है? सपोज हमारा ये सेंटेंस है, द शिप, ठीक है, along with the passengers, 1 minute,
the ship along with the passengers was drowned. ठीक है, अब आपने ये बोलना है, बोलोगे मैम यहाँ पे तो पैसेंजर्स भी हैं और शिप भी है, एक से ज्यादा नाउन है, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, हमने यहाँ पे वर क्यों नहीं लगाया? ठीक है, ये भी एक नाउन हो गया, ये भी पैसेंजर्स भी एक से ज्यादा नाउन हो गए। सो ये दोनों क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों रिफ्लेक्ट तो प्लूरल नाउन्स कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे द क्वेश्चन अराइजेस, फिर हमने यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, हमने यहाँ पे प्लूरल क्यों नहीं लगाया, वर क्यों नहीं लगाया? एक स्टैंडर्ड रूल है आपका, ये देखिए शिप के बाद हमेशा कॉमा आता है और उसके बाद जो ये अलोंग विद द पैसेंजर्स है, इसको हम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, इसको हम अनइम्पॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, इसको हम अनइम्पॉर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि शिप का ही हिस्सा है, ये पैसेंजर्स उस शिप का ही हिस्सा है। तो अगर शिप डूबी तो उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो भी डूबेंगी। इट इज द पार्ट ऑफ द शिप। ठीक है, क्रू जो है शिप का हिस्सा है। तो हम हिस्से हिस्से की क्यों बात करें? हमने जब मेन की बात कर ली है और उसके बाद कॉमा लगा दिया, अलोंग विद कर दिया, बिसाइड्स कर दिया, आपने टुगेदर विद कर दिया, एज वेल एज कर दिया, मींस ये सब के सब फर्स्ट नाउन को बिलोंग करते हैं। तो हमने सिर्फ फर्स्ट नाउन को ही सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, इनको हमने टोटली इग्नोर कर देना है, इनको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। सो अगेन दीज आर, जहां पे भी अलोंग विद या कंजंक्शंस लगती हैं, ओके, कंजंक्शंस के बाद जो भी नाउन्स लगते हैं यही बेसिकली कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स अगेन क्लोज बाय वाले को कंसिडर कर लेते हैं। Now let us come to this. Okay, remember there is always going to be a comma. There is always going to be a comma. ये रूल है, डोंट इग्नोर कॉमा, क्योंकि हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच करी हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने पंक्चुएशंस को भी तो इंपॉर्टेंस दी है ना, इंटरजेक्शंस, पंक्चुएशंस आ गई उसके अंदर, सो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, मेक्स अ डिफरेंस। ओके, सो हमने शिप की बात करी है, इसके अंदर के जो पैसेंजर्स हैं उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन के साथ जो बाद में नाउन या नाउन्स जो भी आता है वो हमने कंसिडर नहीं करना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सही करने के लिए। सेम वे ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे तो पेरेंट्स हैं, तो इस क्यों आया? आप बोलते मैम पेरेंट्स है तो आर लगेगा ना, पहली बात तो पेरेंट्स हैं, दो आ रहे हैं, और एक और ये हो गया ही, तो ये तीन हो गए। जब ये तीन हो गए तो आर लगाओ ना, आपने इस क्यों लगाया? अगेन जो भी कंजंक्शन के साथ जो भी नाउन लगता है वो इग्नोर हो जाता है, और हमने जो फर्स्ट वाला नाउन होता है उसी को हमने सब्जेक्ट कंसिडर करना है। अगर ये ही की जगह दे होता तो आर आ जाता, दे along with their parents are coming। ये अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर जाएगा, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल आ जाएगा। ओके, सपोज हम आपको देते हैं एक सेंटेंस, सपोज आई गिव यू वन सेंटेंस, द स्टूडेंट्स comma along with their class teacher dash attending the seminar। attending the seminar,
Now here we have plural noun. Here we have singular noun. यहाँ पे आप लोग ना बेटा बाय डिफॉल्ट ना नॉलेज ना होते हुए भी आप करेक्ट हो जाते हो. क्यों? क्योंकि आपको जो ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है आपका, वो आपको कह रहा है एक सेट तो यहाँ पे है नाउन का, एक सेट यहाँ पे है, यहाँ पे प्लूरल नाउन का सेट है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन का सेट है, एक से ज्यादा है, तो मैम यहाँ पे तो आर लगेगा. आंसर तो करेक्ट है पर आपका लॉजिक गलत है. आप तो अपने उस गलत लॉजिक पे भी कई बार सही हो जाते हो, वो आपकी मतलब अच्छी किस्मत है. पर हमने रूल्स को अगर देखा जाए तो हमने ये जो आर लगाया है ना, क्लास टीचर को दिमाग में रख के नहीं लगाया, मतलब क्लास टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को दिमाग में रख के नहीं लगाया. हमने इसको छोड़ दिया है. क्यों? क्योंकि कंजंक्शन और जब नाउन या नाउन्स एक साथ होते तो उसको इग्नोर कर देते हैं, इस वाले को ही कंसिडर करते हैं और ये स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ आपको बताएं, सेम सेंटेंस पर थोड़ा सा उसको रिवर्स कर देते हैं. ठीक है. हमारा जो जाएगा वो ये जाएगा, द स्टूडेंट along with his comma, okay, along with his teachers dash attending the seminar. हमने रूल देखना है. मैम ने बोला था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉमा है, फर्स्ट रूल अगर कॉमा है, और उसके बाद रूल 2 कंजंक्शंस हैं, और उस कंजंक्शंस के बाद रूल 3 नाउन्स हैं, तो हमने सिर्फ, और यहाँ पे आपका फर्स्ट नाउन है, फर्स्ट सब्जेक्ट है. ठीक है. फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट नाउन है, तो हमने इन दो को टोटली इग्नोर कर देना है. तो अब हमारा क्या है, लास्ट में तो टीचर्स है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मिस्टेक होती है वर्ब के बिल्कुल नियरेस्ट वाले को समझ लेते हैं. स्टूडेंट एक अपनी गलत लॉजिक लगाता है. एक तो उसने पढ़ा नाउन स्टूडेंट, एक उसने पढ़ा टीचर्स, तो बोलेगा मैम एक से ज्यादा नाउन है, बल्कि 2 से ज्यादा नाउन है यहाँ पे. तो मैम एक तो स्टूडेंट हो गया और एक से ज्यादा टीचर हो गई, तो यहाँ पे तो 2 से ज्यादा नाउन है. जब यहाँ पे 2 से ज्यादा नाउन है तो हम इसको प्लूरल नाउन ही तो समझेंगे ना, या प्लूरल सब्जेक्ट ही तो समझेंगे. और जब हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही तो लगाएंगे ना मैम, और ये आंसर गलत हो जाएगा. ये नहीं है, ये वाला जो है इसको हमने अलोंग विद के बाद, कंजंक्शन के बाद, बार बार मैं कह रही हूँ, रिपीटेडली कह रही हूँ, कंजंक्शन के बाद जो भी नाउन आता है, इममटीरियल के प्लूरल है या सिंगुलर है, उसको हमने वर्ब डिसाइड करने के लिए नहीं कंसिडर करना. हमने इसको देखना है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, ओके. जब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे इज या वॉज सिंगुलर ही आएगा. इज दैट क्लियर टू यू? मैंने आपके साथ 4 रूल्स करे हैं आज. 2 रूल्स मैंने आपके साथ करे हैं कंजंक्शन एंड के, ठीक है. और एक रूल मैंने किया है, 2 नाउन्स होते हैं, हमने समझना है कि हमने कौन से एक नाउन को हमने कंसिडर करना है, क्योंकि एक नाउन जो है वो अननेसेसरी है, फर्स्ट नाउन का ही हिस्सा है. इज दैट क्लियर? और दूसरा हमने किया है जब हम कंजंक्शंस की बात करते हैं. ये 4 रूल्स हमने आपके साथ करे हैं आज, और आई होप यू हैव understood properly and you have liked the session. Now rule 5, 6, 7, 8 to be continued in the next session. Okay, take care, have a nice day, revise the session. I'll be doing some exercises with you in the next session before I start rule 5. Okay, Sapna and Sarika are always there with you, okay, under the banner name of High Score English, to help you out do the best when it comes to English. Have a nice day.